घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद दोनों पार्टियों के बीच सड़कों पर जोर आजमाइश। लालू ने कहा, पहले रचाई रासलीला, अब दिखा रहे हैं रामलीला। और पाकिस्तान की नापाक नियत फिर हुई साफ। भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को दी करोड़ों की इमदाद। सबसे पहले बात करेंगे पटना से दिल्ली तक नीतीश और मोदी, जिसके कारण जेडीयू और बीजेपी गठबंधन टूटा। और वो गठबंधन टूटने के बाद सड़कों पे बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता भिड़े हुए, हिंसा हुई, चोटें आई। यहां तक की खबर आई कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के एक अल्पसंख्यक महिला की साड़ी भी खींची। और शहनवाज हुसैन ने कहा कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन कौन क्या बर्दाश्त करेंगे, क्या क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि यहां से ये तकरार अब कहां किस तरफ जाएगा। लालू ने जैसे कहा कि पहले रासलीला और अब रामलीला, क्या ये रामलीला भी है या कुछ और लीला अभी होना बाकी है, या उस लीलाओं की ये शुरुआत है। सबसे पहले शुरू करते हैं अवधेश जी से। अवधेश जी, पटना के सड़कों पे जो हुआ, पटना के सड़कों पे जो कुछ भी हुआ वो अब कहां तक जाने वाले हैं? वो तो बाद में बोलूंगा। उसका वो जो एक भारत के एक संसदीय लोकतांत्रिक देश में रहने के कारण जहां की दलीय प्रणाली आधारित हमारी पूरी व्यवस्था है, उसमें इस प्रकार के दृश्य देख करके सिहरन पैदा होती है। ये कल्पना करना कठिन है कि 2 दिन पहले तक ये साथ थे और इनका साथ एक दिन का नहीं था, कुछ ही वर्षों में ये 2 दशक पूरा करने वाले थे। कम से कम राजनीति में ये स्थिति होनी चाहिए कि भैया आमने सामने हो तो हमको सिर न झुकाना पड़े, कभी आवश्यकता हो देश के हित में, राज्य के हित में, तो फिर साथ आ सकें। लेकिन इसके दो दृष्टियों से ये बिल्कुल सिहरन और आतंक पैदा करता है। एक तो गठजोड़ की राजनीति की दृष्टि से, दूसरा राजनीतिक आचरण की दृष्टि से। ये इससे एक बार पुनः प्रमाणित हुआ है कि भारत में जो भी गठजोड़ बनते हैं उनमें भले नैतिकता आदर्श की बात की जाए, लेकिन बिल्कुल उसमें तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकता थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल एक न्यस्त स्वार्थों की तरह गठजोड़ बनता है, जिसमें कहीं भी अंदर का सुमेल नहीं होता है। और जैसे ही या तो निजी महत्वाकांक्षा होती है, सामूहिक महत्वाकांक्षा और स्वार्थ है, जैसे ही इन तीनों पर कहीं समस्या आती है कि वो अंदर की हिंसा और अंदर का जो वो जिसको बोलते हैं कि आपराधिक जो वृत्ति है वो बाहर आ जाती है। इस प्रकार के दृश्य देख करके आप कल्पना करिए, दुनिया में कोई कहेगा कि भारत में कोई 65 साल का लोकतंत्र, 66 वर्ष का लोकतंत्र हो चुका है। एक तो ये है। दूसरा यह है कि राजनीतिक आचरण में किसी को विरोध करने, बंद करने, हड़ताल करने का सबको अधिकार है और उसके विरोध करने का भी अधिकार है। अगर हम बंद और हड़ताल करते हैं तो दूसरा हमारा विरोध भी कर सकता है, लेकिन दोनों में हिंसा का तो कहीं स्थान नहीं है। साथ ही साथ उसमें विवेक का भी इस्तेमाल करना है। एक पार्टी जो बिल्कुल जिसके अंदर एक क्रोध है कि वो मानती है कि नीतीश कुमार ने उसके साथ विश्वासघात किया, हमारी सहमति असहमति हो सकती है, राजनीति में 2 राय होती है। अगर वो बंद आयोजित कर रही है तो नारा लगाते हुए सत्तारूढ़ दल की ओर से उसके कार्यालय के पास से गुजरना तो उसका यही हंसरोना है। लेकिन इसमें मूल बात यह है कि एक समय जनसंघ और समाजवादी पार्टी, मैं कम्युनिस्टों का नाम नहीं ले रहा हूं कि वहां अभी भी थोड़ी बहुत कार्यकर्ता प्रशिक्षण की परंपरा है। जनसंघ और समाजवादियों में ऐसे नेता हुआ करते थे जिनको देख के कार्यकर्ता अपना आचरण, अपना विचार सीखते थे या उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, विचारधारा का भी, व्यवहार का भी। और वो बिल्कुल जब से ये जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बनी है वहां परंपरा खत्म हुई है। और समाजवादियों के पास तो इस समय एक ही काम है, केवल सत्ता के लिए गठजोड़ बनाओ, कैसे सत्ता के लिए ध्रुवीकरण करो, इसके अलावा उनके पास काम ही नहीं है। तो प्रेरणा कहां से मिलेगी? और इसमें राजनीति में वैसे ही लोग भी आने लगे हैं जिनको स्वयं आचरण नहीं है, जो निहित स्वार्थों के कारण राजनीति में आ रहे हैं। चलिए दादा, ये तकरार तो होना ही था और ये हिंसा भी उसका स्वाभाविक परिणाम दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अब ये एक परंपरा बन गई, पिछले कुछ सालों से ये चीज़ चल रही है। मैं उनके साथ बहुत जगह सहमत हूँ कि हमारे नैतिकता, हमारे आदर्शवाद से हम हट गए। नीति एक ही है कि किसी न किसी हालत से सत्ता पर बैठे।
और इसी कारण के लिए हम अपने जो डिसिप्लिन था, पार्टियों की एक जो स्ट्रक्चर था, जनता की जो विश्वास था राजनीति पर, इसमें भला ही जनता की विश्वास उड़ जाए, लेकिन हम सत्ता पाने के लिए क्या क्या अपना रहे हैं ये चीज़ उसकी सामने आ गई। खाली बात बिहार की नहीं है, पूरे देश भर में कहीं ना कहीं देखो, जो भी सत्ता पर है कभी भी उसके बारे में चर्चा करे या कोई आंदोलन करे, उसको दबाने की कोशिश हर टाइम हो रहा है। और एक नई घटना आजकल शुरू हो गई, किसी की राजनीतिक पार्टियों की दफ्तर पर जाके कुछ बोलना। अब तुम्हारे जो है जनता के सामने उनको पर्दा खोलो, कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी की दफ्तर में जाके आप जो करोगे, कहीं पर भी, किसी भी पार्टी देखा, किसी भी पार्टी की, या उनकी जो भवन है, ये है, यहाँ पर जाके जो हमला करना या कुछ बोलना, ये मतलब जो है, ये कोई राजनीतिक दल खुद फैसला नहीं लेते हैं। उनके कुछ कार्यकर्ता भी नहीं कहूँगा, उनके कुछ साथियों जी, जो पार्टी के साथ या पार्टी के आदर्श के साथ या पार्टी के कुछ के साथ वो विश्वास नहीं रखता है, वो रखता है कि हमारी क्षमता चली जाएगी और हम कुछ दिखाए। जी। ये जो मतलब माफिया गुंडे बदमाशों को लेके आजकल जो राजनीति है, गलती हमारी है कि हमने इनको अमल दिया, हमने इसको पार्टी में लिया, और हम सत्ता में रहने के टाइम या सत्ता के बाहर रहने की टाइम भी आज की दुनिया में वोट पर चुनाव जीतने के लिए हम ये बाहुबली और धनबली को साथ ले लेते हैं, जिनकी मन में अपनी स्वार्थ छोड़कर कुछ नहीं है। वो देश के बारे में नहीं, अपने जिला के बारे में नहीं, अपने जो समाज में रहते हैं उस समाज के बारे में नहीं, अपने लिए सोचते हैं। ये सब जो है, ये खतरनाक चीज़ हमारे जनवादी व्यवस्था में एक नई रूप से पिछले कई सालों से दिखाई दे रहा है। ये सबसे खतरनाक है व्यवस्था के लिए, सबसे खतरनाक है देश के लिए। और राजनीतिक दलों ने भी ये उनकी टाइम आया, समय आया कि वो इस बारे में सोचे और अपनी पार्टी की आदर्श को, अपनी पार्टी की नैतिकता को, देश के लिए, देशों के लिए इनको पुराने जगह पर चले जाने चाहिए और अपने को एक संगठित रूप से श्रृंखला के साथ बनाया जाए, जिस ढंग की हमारी छवि थी। जी, हमने इससे पहले भी राजनीतिक लड़ाई लड़ी। जी, राजनीति की लड़ाई अलग चीज है, लेकिन सड़कों पर मारा पानी कुछ करना या किसी चीज को तोड़ ताड़ छानना आजकल तो एक हमेशा हो गया। इसके पीछे मकसद होता होगा दादा, ताकि वो स्वार्थ है। इसके पीछे मकसद एक ही है, पार्टी ने डायरेक्शन देता कि नहीं, पार्टी के नेता की कमजोर, मेरे ख्याल कोई पार्टी के नेता ये नहीं कहती कि वहां जाके तो इसको करो। बिना नेतृत्व की संभावना इसकी आपको लगता है कि बिना नेतृत्व के सहयोग? लेकिन लालू जी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने विधायकों और नेताओं की बैठक में कहा कि हमको इस बंद का विरोध करना है। तो जाहिर है, जब कार्यकर्ता को दादा ये पता ही नहीं है कि विरोध भी अहिंसक कैसे करना है, कहां करना है, विवेक नहीं है, तो अपने तरीके से विरोध करेंगे। यही देखिए, जो दोनों हमारे साथियों ने जो बातें कही हैं वो मैं समझता हूँ बड़े परिप्रेक्ष्य में कही हैं, लेकिन अगर हम उस पर न जाएं कि भारत की राजनीति और लोकतंत्र किस किस मरहलों से गुजर रहा है, तो एक बात ये भी देखें कि आज हमारे दौर में जो पत्रकारिता है और टेलीविज़न है, और जब तक एक्शन बहुत बहुत सीरियस ना हो वो खबर नहीं बनती है। मैं समझता हूं कि आज वो कार्यकर्ता कमिटेड लोगों के पास नहीं है। मोहल्ले के गुंडे, इलाके के गुंडे अपनी अपनी पार्टियों की शरण में जाते हैं और वो पार्टी कार्यकर्ता के नाम से सड़क पे आते हैं। तो जितने भी विरोध प्रदर्शन होने हैं, उन विरोध प्रदर्शन के अंदर ये किसी को नहीं बताना है कि हमें शालीनता बरतनी है, उनको खबर में रहना है। और खबर यह साबित करती है कि बिहार में विरोध प्रदर्शन किया, विश्वासघात दिवस मनाया गया, इसका कितना असर हुआ, यह असर पूरे देश को टीवी बताता है। तो असर दिखाने के लिए आप तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे। अगर आप मौन व्रत रखेंगे तो किसको पता है कि आसाम में एक महिला 15 या 20 साल से जो है वो आंदोलन कर रही है किसी खास मकसद से। तो मेरा कहना यह है कि हम जहां पूरे समाज की बात कर रहे हैं, उस समाज के कुछ उन हिस्सों को भी हमें देखना चाहिए कि आज के जमाने में विरोध प्रदर्शन की जो अपनी जो दर्ज कराना है वो दुनिया को कैसे बताएं। जब
तक आप वायलेंस नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, आग नहीं लगाएंगे, ईंट पत्थर नहीं फेंकेंगे, तो यह संस्कृति बनी है। भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वही मैंने कहा कि आप देखें कि नेता जिस तरीके से अनर्गल बातें बोलते हैं, वही टेलीविजन में दिन भर चलाई जाती हैं, उससे वो नेता जो कहीं छोटा नेता होता है वो पूरे देश में जान लिया जाता है। तो उसके पीछे आप ये भी देखें कि जहां जनता दल यूनाइटेड को यह बताना था कि गठबंधन टूटने के बाद बिहार में कोई असर नहीं पड़ा, बिहार ठीक ठाक चल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उस पार्टी की यह मजबूरी थी इस वक्त कि उनको यह बताना था कि गठबंधन टूटने के बाद सब कुछ सामान्य नहीं है, देश की जनता में नहीं बल्कि बिहार के चप्पे चप्पे में लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। वो गुस्सा कैसे दिखाएंगे? तो हम भी जानते हैं कि पूरे बिहार के अंदर इस गठबंधन टूटने से बहुत सारे लोगों को ना कोई फर्क पड़ा होगा, ना बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते, लेकिन हमें यह विरोध प्रदर्शन इसलिए उग्र और वायलेंट करना है ताकि टेलीविजन में बड़ी से बड़ी खबर बने और मैसेज ये जाए, और इसीलिए आज शायद हम चर्चा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सुर्खियों के लिए नहीं, ये उसका बहुत सरलीकरण है, यह भी एक हल्का कारण होता है राजनीति में, लेकिन इसको उस इतने सीमित दायरे में मत। नहीं, मैंने आपकी बात को माना है, मैं अवधेश जी आपकी बात से एक छोटा कारण है। दूसरा यह है कि बिहार में इस गठबंधन के एकमात्र गठबंधन पूरे भारत में जिसको मैं कह सकता हूं, पश्चिम बंगाल में वाम दलों का गठबंधन था जो जमीन तक गया था। उसके बाद यह देश से लेकर के बाहर पहला गठबंधन था जो जमीन तक गया हुआ था। वहां लोग बीजेपी जनता दल यूं नहीं एनडीए को वोट देते थे, इसलिए इसका असर नीचे तक है। इसके समर्थन विरोध दोनों है, लेकिन नीचे तक असर है बिहार में। ये बाकी गठबंधन की तरह नहीं है कि टूट गया तो कोई चिंता नहीं है। बिहार में इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हैं। नहीं अवधेश भाई, मैंने आपकी बात से तो कहीं दोहराई नहीं किया। मैंने ये कहा है कि इसके उग्र होने का एक कारण ये भी है। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि जड़ तक नहीं गया, नीचे नहीं गया, 17 साल पुराना था, दोस्ती थी, मैं इस पे कोई मेरी दो राय नहीं है। अब पुष्पेंद्र, जो सवाल है कि जब नीतीश कुमार ने इस गठबंधन जेडीयू को अपने आप को जेडीयू को इस गठबंधन से अलग किया, एनडीए से अलग किया शरद यादव ने, तो जाहिर था कि ये प्रतिक्रियाएं आनी थी और ये बड़ा स्वाभाविक था। अब ये कहा जाने वाला है, ये हिंसा की सियासत बिहार में एक बार फिर आपको नजर आ रही है? नहीं, मैं समझता हूं कि इसकी कोई बहुत दूर तक परिणति नहीं होने वाली है। एक पार्टी को साबित करना था कि कुछ नहीं हुआ, दूसरी पार्टी को साबित करना था कि बहुत कुछ हुआ है, और इसके चलते जो अपनी अपनी दोस्ती के बाद देखिए, जब दो लोगों में दुश्मनी होती है तो अपने अपने ग्राउंड तलाशे जाते हैं। अब क्योंकि दुश्मनी है और यह दुश्मनी वोट बैंक की दुश्मनी है, एक अपने वोट बैंक को यह मैसेज देना चाहता है कि हमने गठबंधन तुम्हारे लिए तोड़ दिया, तो अपने सिद्धांतों के लिए तोड़ दिया। दूसरे को यह था कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी आइडियोलॉजी पे चलेंगे। तो ये तमाम जिस तरह बड़े बड़े भुलावे हैं, इसको दोनों पार्टियां अपना प्रदर्शन के तौर से बताना चाहती हैं। ये 2, 4, 6 दिन के अंदर शांत हो जाएगा और फिर लोग अपनी अपनी जमीन, अपने अपने वोट बैंक, अपनी अपनी जातियों के साथ जिसको जहां जाना है वो जाने के चक्कर में लगेंगे और नेताओं का भाषण का दौर शुरू होगा। और जिस नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर के सारा ये खेल हुआ है, वो नरेंद्र मोदी कुछ दिन बाद बिहार में जाएंगे, तो अगर वो गए और वहां उनका बड़ा वेलकम नहीं हुआ तो इस पूरे गठबंधन तोड़ने का मतलब क्या हुआ? चाहे वो नीतीश ने तोड़ा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे हालात ला दिए हो कि नीतीश कुमार को अलग होना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि वायलेंस ये अब से 24 घंटे बाद नहीं कुछ होने वाला। हां, ये जरूर होगा कि लोग अपनी अपनी जमीन बड़े लेवल पे तलाशेंगे और 2014 के चुनाव में कैसे अपनी संख्या बढ़ाई जाए इसकी रणनीति में लग जाएंगे। एक चीज मैं बताऊं कि उनकी जो बयान है, इसमें एक चीज और भी जोड़ना है, खास करके टेलीविजन के बारे में जो कहा। पहले पत्र समाचार ये था, उसमें जो लिखा होता जो खबर मिलती थी। टेलीविज़न आने के बाद ये एक नई चीज़ भी उसके साथ साथ जोड़ दी कि जो मामला को थोड़ा सा भी ना हो, गंभीर मतलब इस ढंग की ना हो, तो उनके लिए शो करना मुश्किल होता है। पार्लियामेंट के अंदर भी जब राजनीतिक नेता वहाँ चुन कर पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं, वहाँ आके भी जो शोर शराबा या विधानसभा के अंदर हो, उसमें पेपर फाड़ना, अपने को थोड़ा दिखाना और कुर्सी लेके मारना, ये सारी चीज़ जो चल रही है, इसमें जो है कि हम नैतिकता की बात करते हैं, आदर्शवाद की बात करते हैं, राजनीतिक नेताओं की बात करते हैं, तो ये भी ये करते हैं कि हमारे जो कैडर हो जाए और ये हमारे साथ जो जुड़े हुए समर्थक हो, वो भी सोचते हैं कि ये एक नई तरीका है अपने को नेता के हिसाब से जाहिर करना, और फोटो आएगा तो फिर हम नेता बन जाएंगे, उसमें हम नेता बन जाएंगे सुर्खियों में। तो ये एक चीज भी इसके साथ जो अभी कहा, उसका एक्सटेंशन है, जानबूझ के लोग करते हैं ताकि नेता के नजरों और वो कहते के आते हैं कि आज मैं ये करूंगा।
ताकि हम जी। पिक्चर में आए, फ्रंट लाइन में आए, लाइमलाइट में आए। ये जो है एक नई तरीका जो टेक्निक इजाद कर रहे हैं, और जो इसी को बार बार आप देखते हैं कि टेलीविजन में भी यही झलक दिखाया जाता। संसद में आज ये हुई, विधानसभा में ये हुआ, उसके साथ यहाँ हाथापाई हुई। तो अपने को दिखाने के लिए भी बहुत सारे ये है, लेकिन ये भी दिखाते एक हुए उसका क्रिटिसाइज भी करते हैं। नहीं, मैं आपके साथ कह रहा हूँ, मतलब ये एक जो हर साइड से अगर है। नाम करे या बदनाम हो, हाँ। लेकिन उससे सुर्खियों में रहता है, लेकिन वो उससे राजनीतिक और सियासी फायदा वो होता तो है। एक पत्रकार के नाते ये तो हमारा दायित्व है, कोई गाली अगर दे रहा है तो उसको हम दिखाएंगे। नहीं, जिस उसको तरह हम से लेंगे, दिखाते हैं, उसकी दादा कह रहे हैं आलोचना कि आप करेंगे। जिस तरह से बार बार उसको दिखाते हैं, ये जिस हमारे- तरह से लगातार उसको दिखाते हैं, जिस तरह से चाहे वो राजनीति प्रसाद हो, चाहे और अन्य कोई, जिस तरह से जब फाड़ता है, जब कोई इस तरह का बाधा पूरे सदन में होता है, तो आप जिस तरह से दिखाते हैं तो उस व्यक्ति को कहीं न कहीं उससे लाभ होता एकदम, है। ये पहले हमारे वो ये जानबूझ के करता है। समाज में ये चीज था, चोरी भी करे, हरिनाम भी करे, चोरी भी करे, हरिनाम भी करे, जी। तो अब देखिए, बदनाम लेकिन जो नाम बदनाम तो हो ही जाए। बिहार में जो अब सियासत के नए दौर की शुरुआत हो रही है, एक बार फिर से कांग्रेस तलाश रही है अपनी ज़मीन, जैसा पुष्पेंद्र ने कहा, लोग अपनी अपनी ज़मीन तलाशेंगे, और उस ज़मीन को तलाशने में हमने देखा है कि बिहार में जब इस तरह की ज़मीन, नई ज़मीन को तलाशने की या तराशने की कोशिश होती है, तो वहाँ पे चूंकि विभाजन करना है, डिवाइड करना है, और उस डिवीज़न के लिए आप हर तरह के हथकंडा अपनाते हैं, चाहे वो हिंसा का हो, चाहे वो नीति का हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तमाम हथकंडा अपनाते हैं। क्या इस हिंसा को अगर हम एक छोटे पैमाने पर देखें, और अगर सियासत की, सत्ता की सियासत को बड़े पैमाने पे देखें, तो इस तरह के हिंसात्मक गतिविधियों को आप नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते हैं। वो तो कल देखना पड़ेगा विधानसभा में क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार को पहली बार एक बड़े विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। अभी तक उनके साथ इतना बहुमत था, उनको इस प्रकार के विपक्ष का कभी अनुभव नहीं था, और जिस ढंग से उनका, जिसको टेंशन स्पान एकदम छोटा है जी। मैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों में एक जो बात है वो समान है कि दोनों एको हम द्वितीय नास्ती, दोनों एक निरंकुश हैं, दोनों के सामने दूसरे की कोई कदर नहीं है। तो वो देखना होगा कल। मुझे भय यह है कि कहीं विधानसभा में भी जो बाहर आज दृश्य हुआ है, कहीं विधानसभा में भी ये न दिखाई दे, क्योंकि ये 91-92 ये लोग रहेंगे, 22 लालू जी, 91-92 22 लालू जी, 113 और 130, तो वो जो है नहीं 30 में भी कई लोग है, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस है, सीपीआई ने समर्थन देने का वहां की घोषणा उन्होंने कर दी है। कांग्रेस की स्थिति बिहार में क्या है? कांग्रेस ने पिछली बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, 8.37% मत आया, 215 पर उसकी जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है, अगर वो कम सीटों पर लड़े तो 2-4% उसको वोट आती। लेकिन यह संभव है कि नीतीश कुमार, जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा है, आज नीतीश ने धन्यवाद दिया है, पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन नीतीश पोस्टरिंग शुरू है। लेकिन नीतीश के लिए कठिनाई यह है कि जनता पार्टी हो, समता पार्टी हो, जनता दल हो, यू हो, वो बीजेपी के साथ बाद में गई है, लेकिन इसकी जड़ जो है गैर कांग्रेसवाद में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, वहां से ये सब चीजें निकली है। जेपी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंको का नारा दिया। अब वो वैचारिक गठबंधन होता नहीं है, लेकिन वही नैतिकता और आदर्शों की कहीं बात नहीं है। जाएंगे, सत्ता चाहिए तो सत्ता, हाँ ठीक है, लेकिन वो कैसे सत्ता, समीकरण से सत्ता बनता है। उसका मैसेज क्या जाएगा नीचे? जो भ्रष्टाचार के कांग्रेस पर आरोप है वो कैसे करेंगे? इसलिए थोड़ा इसमें कठिनाई है। एक तो मैं एक बात कह रहा हूं, दूसरी बात यह है कि जनता दल यद्यपि शासन में आ गया, लेकिन आप जानते हैं कि उनका संगठन वैसे नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में 17 वर्ष के गठजोड़ के कारण जो एक मनोविज्ञान बदला है कि पहले जो हिंदुत्व के प्रति आक्रामक कार्यकर्ता होते थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उस समय जो 13 साल का था आज 30 वर्ष का हो गया, उसने वो लड़ाई देखी नहीं है बिहार में। जो 5 साल का था वो 22 वर्ष का हुआ है नौजवान। तो जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अयोध्या मूवमेंट और हिंदुत्व के उस उभार को नहीं देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर नरेंद्र मोदी को लेकर के जाती है तो उस प्रकार का भाव पैदा होगा कि नहीं जो 90 में, 91 में, 92 में हुआ था, ये भी अभी देखने की बात है बिहार में। तीसरी स्थिति है कि लंबे समय बाद जो है, जो अब जानते हैं वो लालू के कुशासन को लोगों ने देखा है वहां, इसलिए लालू को वापस नहीं लाना चाहेंगे। अब समस्या बिहार के लोगों के साथ है, कुछ चुने क्या। लेकिन आज की हिंसा ये बता रही है, देखिए बिहार में क्या होगा अगर केवल नीतीश कुमार की इस महत्वाकांक्षा के कारण कि हम सर्वमान्य अल्पसंख्यकों को का नेता बन जाए इस बिहार में, उसके आधार पर हमारी एक राष्ट्रीय छवि बने, और वो जो भारतीय जनता पार्टी के कारण वोट बैंक जा रहा है वो उससे हमारा भर जाए, तो इसका अर्थ है कि लालू यादव
और नीतीश कुमार, दोनों में एक मुसलमानों के वोट की प्रतिस्पर्धा होगी। बिहार में इस समय कोई सांप्रदायिकता मुद्दा नहीं था, कोई तनाव नहीं था। ये नए सिरे से बिहार में जो है एक नकारात्मक सांप्रदायिक जिसको बोलते हैं तुष्टीकरण का एक प्रतिस्पर्धी राजनीति शुरू होगी, जो बिहार के लिए फिर एक खतरनाक संकेत है। जी, लेकिन इस तमाम चीजों में दादा अगर एक चीज देखें तो नीतीश कुमार का जो तीसरा मोर्चा, जहां पर कि आज लीडरशिप की कौन लीड करेगा उसको, कहीं ना कहीं मोदी का विरोध करके, बीजेपी से गठबंधन तोड़ के आज सड़कों पे आमने सामने होके एक संकेत तो दे रहे हैं। देखिए, भारतीय राजनीति की एक ऐसी हालत चल रही है, जो जितने सारे हैं, कोई अपने पार्टी के बारे में भी उतना नहीं सोच रहे हैं। अब देखो, थर्ड फ्रंट की बात आपने कहा, थर्ड फ्रंट की मतलब क्या हुआ? एक कांग्रेस की फ्रंट, एक भाजपा की फ्रंट, एक दूसरी। भला ही दूसरी की जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टी आजकल उभर के आ रही हैं। सबसे दुखद घटना ये है कि भारतीय दो राष्ट्रीय पार्टी जो है, बीजेपी और कांग्रेस, ये नहीं सोच रहे कि हम उभर के आए। ये भी अभी गठबंधन के ऊपर निर्भर कर रही है। थर्ड भी जो होगा, ये थर्ड भी अपने यहाँ पर कोई सत्ता कायम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास उतनी संख्या नहीं होगा। इनके भी पीछे किसी की ना किसी की सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के ये नहीं होगा। तो वो जो है, ये हालत देश की है। अगर वो भी बन जाए तो हमारे जो तजुर्बा है कि पिछले कई सालों में गैर कांग्रेसी, तब बीजेपी सामने नहीं थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी और वो सरकार को 2 साल, 1.5 साल, पौने 2 साल से ऊपर ज्यादा नहीं टिकने दी। जी, कांग्रेस ने उसकी जैसे भी हो किया। अब बीच में आ गया भाजपा। अब भाजपा के जो है एनडीए है, एनडीए की रूट है। लेकिन मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टी को कह रहा हूं कि जब आपको बहुमत नहीं है, जब आप खुद नहीं बना सकते हो केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री वगैरह, तो जब तक आपकी किसी के साथ गठबंधन की चुक्ति ना हो, मतलब वो बहुमत ना हो ताकि आप सरकार बना पाए, उससे पहले किसी को प्रधानमंत्री के रूप से प्रोजेक्ट करना, ये अपनी पार्टी की ओर से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो थर्ड की कोई हो, प्रोजेक्ट करना ये ठीक नहीं है। कि हमको डिपेंडेंट जो है, हम डिपेंडेंट है, तो डिपेंडिंग को ये ना कहे कि हमारे मूल जो है उसके साथ ये करे। अब जो थर्ड की आपको मालूम है कि लास्ट टाइम जो हुआ था, कहीं से कोई नहीं बना, तो हमने जहाँ से कर्नाटक से देवेगौड़ा जी को उठा के लाए थे। देशवासियों को उनको कुछ ना जानते थे, उनके कोई ऐसी खास उतना भी नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री बन गए। अब ये जो है आज महत्वाकांक्षा, आज नहीं, आज के सबसे बड़ी चीज जो है, अगर ये गठबंधन हर पार्टी, छोटे हो चाहे बड़े हो, वो खुद को सोचते हैं कि हम भी प्रधानमंत्री के लायक हैं। नहीं, वो उनका विरोध करने का जो, अगर आप नीतीश कुमार के विरोध करने के पूरे रणनीति को देखें तो आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आज और कोई मुद्दा नहीं है। गठबंधन टूटने का कोई कारण नहीं था। मैं अभी मानने का हूं कि आप मोदी विरोध करके एक ध्रुव बन सकते हैं, इसके अलावा और कौन सा कारण हो सकता है? नहीं, वो कारण की छोड़िए। दूसरी बात है कि हमारे राजनीतिक दलों ने भी अपने सुविधाएं के लिए, अपने को सामने लाने के लिए, जब किसी के साथ होता, अगर वो कम्युनल हो तो कह देते कम्युनल है, निकल के आता है सेकुलर हो जाता है। यहाँ से कोई हो तो ये जो भ्रष्टाचार है कांग्रेस के अंदर, इतने सारे भ्रष्टाचारी वहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो कांग्रेस को छोड़ के बाहर चला है तो उसके भ्रष्टाचार खत्म हो गया और वो खुद एकदम आचार्य बन जाएंगे। ये जो चीज़ चल रही है, अपनाना, फेंकना, बाहर करना, हाँ, ये पूरे चीज़ मैं कह रहा हूँ, जितने सारे राजनीतिक दल हैं, किसी की चिंता में देश की बात नहीं है। सत्ता पाने के लिए, शासन करने के लिए वो भी स्वार्थी बन गए। देश के हित में, देशवासियों के हित में ये काम नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। और देश में भला ही मोदी हो, अडवाणी हो, कोई भी हो, मनमोहन हो, सोनिया हो, अपने पार्टी के नेता हो सकता है, कोई भी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई भी देश की नेता ना होगा, ना बनेगा, या देश के बारे में, देश में पूरे उनकी नेता बना लेंगे। ये सबसे दुखद घटना है जो हमारे आज़ादी के पहले कुछ तो न था, कुछ था, हमने खोया। ये व्यवस्था में हमने खोया। और किसी के इसमें ये नहीं है कि हम देश के नेता कैसे बने, किसी की। एक महत्वपूर्ण, पुष्पेंद्र जी आपके पास आएंगे, लेकिन ये बहुत एक गंभीर सवाल दादा ने खड़ा कर दिया। आज कोई वैसा व्यक्ति नहीं है। और अगर हम बिहार की तरफ देखें, बिहार में लगातार कहीं ना कहीं देश में अगर कुछ परिवर्तन हुए हैं तो बहुत सारे परिवर्तन की शुरुआत जमीन वहीं पे बिहार ही रहा है।
बिहार से इस बार क्या कोई परिवर्तन की तरफ आपको लग रहा है कि बिहार एक बार फिर से कहीं परिवर्तन की तरफ, देश में सियासी परिवर्तन की तरफ एक बार फिर से प्रभावित करेगा? बिल्कुल प्रभावित करेगा। वो इस रूप में करेगा कि अगर नीतीश कुमार बने रहते तो शायद भाजपा को नरेंद्र मोदी को अपना नेता घोषित करने में समस्या होती। अब उन्होंने छोड़ के भाजपा को मुक्त कर दिया है। और मैं आपके चैनल से भी, अपने लेखों में भी और दूसरे चैनलों पर भी ये कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी वो नेता नहीं है जो जनरल राजनीति करेगा। वो निगेटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन वो एक तूफान है। वो बहुत सारी मान्यताओं को, विचारों को, बहुत सारे गठबंधन को, ढांचों को, सामाजिक समीकरणों को अपने व्यवहार से वो तोड़ेगा। इसीलिए बिहार में जो कुछ भी हुआ है वो देश में नरेंद्र मोदी इस समय एक नेता के रूप में जो उभारने की जिन लोगों की कोशिश थी उसमें सफलता मिली है। और मैं फिर एक पंक्ति दोहराऊंगा, जिस दिन गुजरात के शासन समय आपको कहा था कि नरेंद्र मोदी का राजनीति में आने का मतलब है कि राजनीति की भाषा शैली, उसके मुहावरे, उसका आवरण, उसका पूरा चरित्र बदलना है, क्योंकि उस प्रकार की भाषा वही व्यक्ति अकेले कर सकता है, उसका जवाब देना कठिन है। तो जाहिर है कि वो जो एक तो उसी को मैच कर रहे हैं स्वरूप नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश उसको मैच नहीं करेंगे। नीतीश कभी भी वही मैच है, वही मैच चल रहा है। नीतीश वो चल रहा है। नीतीश को देखिए, ऐसा है कि किसी ऐसे आदमी का नाम लोगे तभी आप लाइमलाइट में आओगे। नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री रहते, अगर नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेते तो न हम लोग इतनी चर्चा करते, न वो देश के लेकिन अब कठिनाई हो गई ना, अब उनकी ताकत घट चुकी है। अब वो आप इसलिए आप संख्या के बल पे कह रहे हैं ताकत घट चुकी है, लेकिन पूरी बात जमीन देखिए। दूसरी बात दादा, तीसरा मोर्चा उसमें इसलिए जुड़ रहा है कि क्या तीसरा मोर्चा, तीसरे मोर्चे का संकट क्या होता है? एक ही बार भारत में अगर कहा जाए तो तीसरा मोर्चा चुनाव के पहले एक ही बार वीपी सिंह के नेतृत्व में कह सकते, वो भी एक कांग्रेसी निकल के बाहर आया था, उसको भी केवल 143 सीटें आए, जबकि बोफोर्स और बिल्कुल लहर था, राजीव गांधी की बदनामी हो रही थी। और उस सरकार के लिए भी दादा के वामपंथ और अडवाणी के दक्षिण पंथ नीचे से चंगड़ी देनी पड़ी थी, गिर गया। सुन लीजिए जी, इस समय जो फेडरल फ्रंट की बात हो रही है, देखिए इसमें समस्या है, कोई एक पार्टी दूसरे के राज्य में जाके उसको वोट नहीं दिला सकती है। इसका संकट यह है, सबको अपनी अपनी ताकत बनाकर चुनाव बाद कुछ दिखा जो भी हो। लेकिन मैं कह ध्रुव बनने के लिए, पोल बनने के लिए पुष्पेंद्र, एक पुष्पेंद्र से पहले एक बात मैं इनको कह दूं, कभी उन्होंने कहा कि देखिए एक बात सही है कि मोदी जैसा आपकी जितनी सारे कह रहे हैं तूफान है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज हमारे सामने समझाइए कि आपके पार्टी से मतलब बीजेपी के अंदर से जो बात इतने दिन की माने हुए बुजुर्ग नेता अडवाणी जी ने कहा कि पार्टी ने अपना आदर्श खोई, ये बात जो है, जो तूफान की बात आप कह रहे हो, ये तूफान में ये जो थोड़ा सा चूना फेंकना, ये आपके पार्टी से ये बात को जितना आई, और एनडीए के बाद नीतीश जो है एक नई चीज जो है तूफान के मुकाबला करना जो आप कह रहे हैं, ये चीज आपके पार्टी के जरिए से जितना ये किया गया, एंटी प्रोपेगेंडा किया है मोदी के खिलाफ, ये क्या आपने क्या बीजेपी पार्टी की ओर से सही किया है? बहुत सारे ने इसको विरोध किया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ने इसको विरोध किया, खाली अडवाणी जी नहीं, बहुत सारे ने, और अभी भी जो चल रहा है उसी को और आगे ले जा रहे हैं नीतीश कुमार। पुष्पेंद्र, दिलीप, मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि एक तो जो अवधेश भाई ने कहा कि जो कल सड़कों पे जो हंगामा हुआ है आज जैसा पूरे देश ने देखा, उसकी परिणति कल दिल्ली वहां उसमें विधानसभा में हो सकती है। जहां तक मुझे पूरी तौर से लगता है कि दोनों पार्टियों को अपना विरोध दर्ज कराना था, वो दर्ज हो चुका है। कल विधानसभा के अंदर जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने 24 घंटे के अंदर सर्टिफिकेट दे दिया है नीतीश कुमार को कि वो सेकुलर हैं, उस पर उन्होंने धन्यवाद भी दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के पास बिहार में खोने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा उसने एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को मुसलमानों के नजदीक लाने की कोशिश की है कि नीतीश जो कि मुसलमानों के साथ लड़ रहा है, जो कि मुसलमानों के दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा है, इस वक्त वो टूटने के बाद हम उसके साथ तो नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वो बीजेपी के साथ था, लेकिन हम अपनी पीठ दिखा करके उसके बहुमत को साबित करने में मदद जरूर कर सकते हैं। कि एक तो विधानसभा में कल ये होने जा रहा है। दूसरी बात आप देखें कि जब ये गठबंधन टूटा और जिस तरीके की दोनों नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले नीतीश कुमार ने की, फिर शरद यादव ने कुछ बोला, फिर उसके बाद में सुशील मोदी बोले। आप दोनों की भाषा पे देखें, शरद यादव ने अपनी पूरी स्पीच में बहुत साफ साफ कहा कि अब इस गठबंधन वो इस मोड़ पे आ गया था जो अब हमारे फायदे में भी नहीं था और अब उनके फायदे में भी नहीं था। ये उनके लिए भी अच्छा है और ये हमारे लिए भी अच्छा है, एक बात। दूसरी बात, सुशील मोदी के भाषण को देखें कि पहली बार
मैं पिछले 2002 से लेके 2013 के जो अभी कल परसों तक घटना हुई है, नरेंद्र मोदी को लेकर के लोग इंटेलेक्चुअल डिबेट तो करते थे कि वो किस जाति के हैं। सुशील मोदी ने कहा एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक आम आदमी का बेटा, वो प्रधानमंत्री बनना पिछड़ा। ये तमाम सारे शब्दावली बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं, आप उस प्रदेश से आते हैं कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का विरोध इसलिए नहीं किया कि वो सांप्रदायिक थे। अगर विरोध करना था तो 2002 में गोधरा जलने के बाद से लेकर के दंगे हुए, दंगों के बाद 2003 में तारीफ की, फिर उसके बाद से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरीके की चुप्पी और खामोशी नीतीश कुमार ने प्रशंसा की। 2003 में उन्होंने कहा था कि उनको देश की सेवा करना चाहिए। वही मैंने कहा कि उन्होंने यहां तक कहा कि हमने कहा है कि गुजरात से बाहर निकले, देश की सेवा के लिए आगे आए। वही मैं कह रहा हूं कि रेल मंत्री होते हुए गोधरा का डिब्बा जलने के बाद जो उसमें मुसाफिर मारे गए, उनकी न तो सहानुभूति न सिराज हकीकत देने के लिए वहां गए, उसके बाद न किसी को मदद देने गए। 1100 मुसलमानों में से जो लोग मरे उसमें से 900 मुसलमान थे, किसी को कफन देने नहीं गए नीतीश कुमार। लेकिन बड़ा सवाल है, मैं वहीं आ रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि दोनों ने अपने कार्ड ओपन कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी बिहार में ना आ पाए, इसकी पूरी कोशिश की उन्होंने इस आड़ में कि नरेंद्र मोदी कम्युनल है और हम नहीं चाहते यहां के सौहार्द बिगड़े। अब इस गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार के हाथ से वो चाबुक निकल गया है। नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे, जो भी कुछ बोलेंगे, जो भी कुछ करेंगे, उससे जो वहां का जातिगत समीकरण है वो पूरी तरह से बिखरेगा। उस जातिगत समीकरण में नरेंद्र मोदी ज्यादा मजबूत हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। लिहाजा नीतीश कुमार जो पोस्चरिंग कर रहे हैं कि बहुत हम मजबूत हैं, तमाम सेकुलर ताकतें हैं, उनके कहने से लालू उनके साथ नहीं जा रहे, उनके कहने से पासवान उनके साथ नहीं जा रहे। सवाल है पुष्पेंद्र, मैं आपके पास लौट के आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।